हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स। अब हमारा नया चैप्टर है EMI और AC, जो कि प्रीवियस लेक्चर में जिस पे हम काम कर रहे थे। अब हमारा नया चैप्टर है, होपफुली इसके बाद हम थोड़ा सा मैकेनिक्स पार्ट को हिट करेंगे। और जैसा कि हम बता दिए हैं कि इसके बाद ये जो आपका PYQ सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसमें अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम, I think more than 3000 problem which is covered in this particular series। और अब इसका ऑलमोस्ट लास्ट टाइम आ गया है। वैसे भी हम कह दिए कि दिस इज द लास्ट वीक, होपफुली दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ दिस PYQ सीरीज। और इसमें हम अब तक ऑलमोस्ट 3000 प्रॉब्लम को हम कवर अप कर लिए हैं, चाहे जो भी चैप्टर हो, EMI हो, AC हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, कैपेसिटर हो, चाहे मॉडर्न फिजिक्स का हो, इम्पल्स एंड मोमेंटम हो, रोटेशन हो, SHM हो, ग्रेविटेशन हो, जो भी हो, COM सेंटर ऑफ मास हो, जो भी चैप्टर हो, हम सारे को कवर किए हैं। और इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन किए थे 2022 के पहले। तो उसके पहले आपका ये सारा सीरीज खत्म हो ही गया है, मॉडर्न फिजिक्स। अब एक चैप्टर और बचा है, वो है आपका वेव मतलब इसमें आपका आ जाएगा साउंड वेव। हालांकि इससे पहले हम ऑप्टिक्स कवर कर लिए हैं, चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो या रे ऑप्टिक्स हो, दोनों को हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो उसका हम थोड़ा सा रिव्यू करने का कोशिश करें। मतलब अब जो है इस सीरीज के अब वही सब जो प्रॉब्लम है जो स्किप किए थे, उसको हम इसमें कैरी ऑन करके ऑलमोस्ट इस सीरीज को हम सबसे ज़्यादा, जो कि डिमांडिंग है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप का प्रॉब्लम, कोई भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए प्रीवियस ईयर को कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चाहे वो 2000 के पहले का हो, सब्जेक्टिव हो, या ऑब्जेक्टिव हो, कंसेप्ट तो सबके लिए सेम ही लगेगा। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न फिजिक्स, होपफुली ये भी बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत लंबा टॉपिक है। उसके बाद साउंड वेव, फिर आपका मैकेनिक्स, और भी जो चीज़ बेसिक है, जो जैसे एरर से भी एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो उसको भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। हालांकि पहले हम इस पे कवर कर चुके हैं बेसिक, जैसे बोर्ड्स थ्योरम और आपका आइंस्टाइन इक्वेशन, ये सब बेसिक चीज जो था मॉडर्न फिजिक्स का, उस पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं और हम प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आप जरूर जाके देख लीजिए। तो आइए आज के इस लेक्चर से, इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो आज बहुत सारे इंटीजर टाइप प्रॉब्लम करने वाले हैं, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। तो इससे ही हम इस लेक्चर का शुरुआत करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ए न्यूक्लियर पावर प्लांट सप्लाइंग इलेक्ट्रिक पावर टू ए विलेज यूजेस ए रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ। तो इसका हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है, और इसका हाफ लाइफ क्या दे दिया हुआ है, कैपिटल T ईयर इसका हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है एज ए फ्यूल। इसका हाफ लाइफ आपको गिवन है। द अमाउंट ऑफ फ्यूल at the beginning in such that the total power requirement of the village is 12.5% of the electric power available from the plant at that time. If the plant is able to period of nt, so find the value of n। और वैसे भी ये प्रॉब्लम इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, इसका कुछ भी आंसर इंटीजर होगा। तो आपको दिया क्या है, तो हाफ लाइफ दे दिया हुआ है, यानी एक रेडियो, आपको बस समझना ये है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसका हमको हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो हाफ लाइफ क्या दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ आपको T ईयर्स दे दिया हुआ है एज ए फ्यूल। हाँ, तो इसमें दिया हुआ है अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द बिगिनिंग इन सच दैट द टोटल पावर रिक्वायरमेंट of the village is 12.5% of the electric power available from the plant at that time if the plant is able to period of nt। so और आपसे पूछ रहा है कि रिक्वायरमेंट कितना है,
तो इसमें n का वैल्यू आपसे पूछा है, तो आप ऐसे समझिए हाफ लाइफ का मतलब है कि उतना टाइम उस मटेरियल को, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिक पावर टू ए विलेज ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ, इट्स हाफ लाइफ। तो उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ आपको टी दिया हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई मटेरियल है ए यानी 100% है, तो इसका 50% पहुंचने में, यानी जब ये आधा बचेगा ए से a/2 पहुंचने में टी ईयर्स लग जाते हैं, और यही टी ईयर्स जो है आपका क्या हो जाता है, इसी को कहते हैं हाफ लाइफ। अब ध्यान से देखिए, टी से a/4, अब इसका हाफ पहुंचने में, तो ये हाफ गया तो यहाँ कितना बचा 50%। अब यहां पे पहुंचा तो ये कितना बचा 25%। अब इसको और हम थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं, तो अब कितना बचेगा, तो a/8। अब यही हो जाता है आपका 12.5%। वही आपसे पूछा है कि द अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द बिगिनिंग इन सच दैट द total power requirement of the village is 12.5% of the electric power available from the plant at that time। यानी आपसे पूछ रहा है कि इतना में, यानी जब इस 12.5% पहुंचने में कितने इसके मतलब टाइम पीरियड लगेंगे। तो यहां से आपको दिख रहा है ये आपका फर्स्ट टाइम पीरियड है, यानी कि ए से a/2 जाने में इसको कितना लगेगा, टी ईयर्स लगेगा, टी ईयर्स का टाइम। तो जब भी आप इस टाइप का प्रॉब्लम बनाए हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या होता है, ए से a/2 गया तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट हाफ लाइफ। अब a/2 से a/4 जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड हाफ लाइफ। तो इसमें जाने में इसको टी ईयर्स लगेगा, और a/2 से a/4 जाने में इसको अगेन टी ईयर्स लगेगा। अब फिर इसको a/8 जाने में अगेन इसको टी ईयर्स लगेगा। तो ये क्या पहुंचा a से a/8, तो इसको जाने में कितना ईयर्स लग जाएगा, तो सिंपल बात है t प्लस टी। सो बेसिकली यहां तक इसको पहुंचने में 3t ईयर्स लग जाएंगे। कहां तक पहुंचने में, अगर यहां ये 100% है तो यहां जाते हुए ये क्या हो जाएगा 50% बचेगा। अब ये इसका हाफ लाइफ है, तो हाफ का मतलब टोटल हाफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25%। अब यहां से ये जाएगा तो 25 का हाफ हो जाएगा, एग्जैक्टली दैट इज 12.5%। तो 3 हाफ लाइफ इसको लगेगा कहां तक पहुंचने में 12.5%। अब वही आपसे पूछा है कि इफ द प्लांट इज एबल टू पीरियड ऑफ NT, सो NT ईयर्स, यानी इसका टाइम भी आपको दिया हुआ है, ये जो बराबर है वो किसके बराबर है NT ईयर्स के। इतना ईयर्स में ये किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा 12.5% पहुंच जाएगा। ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली 100% थे। एक हाफ लाइफ में ये पहुंच गया a/2, सेकेंड हाफ लाइफ में ये 25%, थर्ड हाफ लाइफ ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंड हाफ लाइफ, इसमें भी आपको लगेगा इसको टी ईयर्स लगेगा, ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड हाफ लाइफ। अब ये लास्ट में बचा a/8 दैट इज 12.5%। तो यहां तक इसको लगेगा 3 हाफ लाइफ, यानी 3t इसका लगेगा। सो n दैट इज बेसिकली इक्वल टू 3। और अगेन ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, जैसे हाफ लाइफ का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो हाफ लाइफ में होता क्या है
कि ए से ये a/2 50% ये डिसॉल्व हुआ। हाफ मतलब हाफ लाइफ का मतलब ही है यहाँ पे ये टोटल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसमें दिया हुआ था कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि इलेक्ट्रिक पावर एक विलेज को सप्लाई करता है ड्यू टू यूज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसका हाफ लाइफ 3 ईयर्स है एज ए फ्यूल। The amount of fuel at the beginning in such that the total power plant requirement of the village is 12.5%। और उसका रिक्वायरमेंट कितना है, उसका रिक्वायरमेंट आपको 12.5% ऑफ द विलेज फॉर इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल। तो उसके उतने में टाइम कितना लगेगा, इफ द प्लांट इज एबल टू पीरियड ऑफ एनटी सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो बेसिकली ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, तो 3 हाफ लाइफ इसको लगेगा। 100% था, हाफ लाइफ जाएगा तो 50% यहाँ हो जाएगा, इसका 50% 25%, फिर लास्ट में इसका थर्ड हाफ लाइफ इसमें यूज करेंगे। सो बेसिकली एन स्मॉल एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम था हाफ लाइफ का, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आज के इस लेक्चर में पूरे मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी इंटीजर टाइप प्रॉब्लम होगा, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम सारे कवर कर लेंगे। और ये प्रॉब्लम आपको 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट अब तक के जितने भी मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटीजर टाइप सारे आज हम कवर करें। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अपन करेंगे। वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर एंड सोडियम आर गिवन 4.6 and 2.3 electron volt। The ratio of the slope of the stopping potential versus frequency plot for the silver to the sodium is। वो क्या जाता है, ये आपका क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन है। तो जब भी हम कोई एनर्जी देते हैं वो h म्यू के रूप में है, और ये आपका क्या है फाई, ये आपका वर्क फंक्शन है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिनिमम एनर्जी जो होता है जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, बहुत बार कि इतना मिनिमम एनर्जी तो देना पड़ेगा अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है। दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन। और अगर आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो इसके लिए ये जो मिनिमम एनर्जी है यही आपका क्या होता है, वर्क फंक्शन इसको कहते हैं। वर्क फंक्शन का ये या थ्रेशोल्ड। अब इसका फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको आप ऐसा लिखें एच म्यू, और ये जो होता है एच म्यू नोट प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो म्यू नोट होता है ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन करता है, मतलब होता है। मिनिमम एनर्जी आपको, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो ये आपका हो जाता है, इसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। तो आपको दिया क्या है, अलग अलग वर्क फंक्शन दिया हुआ है। सिल्वर का अलग दिया हुआ है, सोडियम का अलग दिया हुआ है, एक का 4.6 दिया हुआ है और एक का 2.3 दिया हुआ है। और आपसे क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन और किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का आपको रिलेशन चाहिए। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसके बीच का आपको रिलेशन चाहिए तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आपका एच म्यू जो भी एनर्जी देते हैं वो इसके टर्म में होता है, और ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है। बस ऐसा समझिए कि एच म्यू जो भी आप एनर्जी देते हैं इसके 2 पार्ट से एक जाता है वर्क फंक्शन में, यानी ये आपका है, इसे कहते हैं मिनिमम एनर्जी चाहिए किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और वो मिनिमम एनर्जी आपका क्या होता है, वही आपका वर्क फोर्स होता है, और ये बचा हुआ एनर्जी ये आपका होता है काइनेटिक एनर्जी। तो 2 फॉर्म में जो भी आप एनर्जी देते हैं
जो भी एनर्जी देते हैं ये दो फॉर्म में जाता है। एक फॉर्म इसका हो जाता है मिनिमम एनर्जी, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, और इसका वेवलेंथ जो होता है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसका जो वेवलेंथ होता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसका जो वेवलेंथ होता है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का रेशियो और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको ग्राफ चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका ये है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी, तो एच म्यू दैट इज बेसिकली इक्वल टू पाई प्लस ईवी। तो ध्यान दे रखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही आप वर्क फंक्शन बोलिए, मिनिमम एनर्जी बोलिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सारा यही है। तो यहाँ से इसका अगर हम ग्राफ निकालें तो ईवी दैट इज बेसिकली इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई। अब फाई क्या है, तो फाई आपका है मिनिमम एनर्जी या वर्क फंक्शन, और आपको क्या चाहिए, आपको दोनों में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालें तो आपका क्या हो जाएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी को मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इससे थोड़ा सा भी एनर्जी होगा तो वो एनर्जी किस में चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। ये मिनिमम एनर्जी, तो ये किसी भी आप प्लेट पे इस साइड से इंसिडेंट करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, मिनिमम एनर्जी जो ये सरफेस एक्सेप्ट करता है। तो ये सरफेस जो एक्सेप्ट मिनिमम एनर्जी करता है उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। तो ये सरफेस आया तो इधर से हम एच म्यू एनर्जी दिए और ये एक्सेप्ट किया फाई, और ये जो वापस गया ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होता है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट के टर्म में हम लिखें, सो एच म्यू इज बेसिकली इक्वल टू फाई प्लस ईवी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। अब ई से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ एच बाई ई हो गया, और ये इसका फ्रीक्वेंसी, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाई डिवाइडेड बाई ई, और ये आपका क्या हो जाएगा, वी का वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका वी का वैल्यू आपका आ जाएगा, यानी इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एच बाई ई इंटू म्यू माइनस फाई बाई ई, ये आपका आ गया। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टेन थीटा। आपको क्या चाहिए इसके बीच में, ये आपका क्या है, यही फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, और इसके बीच में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना एनर्जी आप दे रहे हैं और इसको इतना एनर्जी इसको क्या कर रहा है, ये काउंटर करने में लगा रहा है, ये आपका वर्क, ये आपका थ्रेशोल्ड इसको। तो यहाँ से अगर इसका हम टेन थीटा का वैल्यू अगर लें तो इसका ग्राफ कुछ कैसे आ गया, एच म्यू एनर्जी दो टर्म में गया, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में और दूसरा इसका काइनेटिक एनर्जी। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, जो बचा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, और ये आपका जो एनर्जी है इसको कहते हैं वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू बहुत सिंपल आ जाएगा, और इसके बीच में आपको रिलेशन चाहिए, स्टॉपिंग द रेशियो ऑफ स्टॉपिंग स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिल्वर टू दैट सोडियम। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एच म्यू बाई ई माइनस फाइव, जो इसको स्टॉप कर रहा है यानी रोकने का कोशिश कर रहा है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू ईवी। ये आप ई से डिवाइड कर दिए तो ये भी आपका ई से डिवाइड हो गया, ये आपका आ गया वी का वैल्यू एच म्यू बाई ई माइनस फाई बाई ई। तो ये तो समथिंग कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है, तो इसमें तो आपका नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, ये तो समथिंग कांस्टेंट है सोडियम के लिए। आप ध्यान से देखिए, सिल्वर के लिए ज़्यादा है, 4.6 से, और सोडियम के लिए 2.3 है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें
फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में स्लोप, तो स्लोप आपका क्या हो गया, तो ये आपका आ गया v, यानी ये काइनेटिक एनर्जी दैट इज बेसिकली इक्वल टू E माइनस फाई बाई ई। अब ध्यान से देखिए, फाई किसका ज्यादा है, तो फाई आपका ज्यादा है सिल्वर का, और यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू अगर हम देखें, और वो सिर्फ आपसे स्लोप पूछा है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिकली टेन थीटा होता है। तो जैसा कि है y बराबर mx प्लस सी, तो इक्वेशन कुछ ऐसा आ गया। ये आपका क्या है, ये आपका v, आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में रिलेशन, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। तो आप ऐसा समझिए y बराबर h बाई ई, जो कांस्टेंट है वो टेन थीटा, mx प्लस सी, और c यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये आपका आ गया रिलेशन। तो रिलेशन किसके आ गया, तो h बाई ई, m का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, h बाई ई, ये आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू h बाई ई आ गया, जो कि आपका क्या है, कांस्टेंट है। h का वैल्यू, h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है, e क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, बेसिकली h बाई ई, तो ये आपका आ गया टेन थीटा। आपसे क्या पूछ रहा है, स्लोप, हालांकि स्लोप तो दोनों के लिए सेम ही होगा। अब ध्यान से देखिए, फाई का अलग अलग वैल्यू है, तो आपसे पूछा है रेशियो, स्लोप तो दोनों के लिए सेम होगा। और अगर यहाँ से पूछे, अब ध्यान से देखिए ये कि उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसका मैक्सिमम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी, स्लोप तो दोनों के लिए सेम ही होगा, y बराबर mx प्लस सी, और स्लोप क्या है, स्लोप आपका ये आपका यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा h बाई ई। तो स्लोप का वैल्यू आपका आ गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो सोडियम का कम है, तो फाइव बाई ई, तो ये वैल्यू निगेटिव। अब इसका अगर ग्राफ आपसे पूछे तो ग्राफ से ज़्यादा क्लियर ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सी कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इसका अगर हम ग्राफ ले तो ग्राफ कैसा आएगा, तो नीचे से आएगा, क्योंकि सी जो है कांस्टेंट टर्म ऊपर से नहीं आ रहा है। तो y बराबर mx प्लस सी है, और c का वैल्यू जब नेगेटिव होता है तो ये कुछ ऐसा आएगा ये। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू अगर हम सिल्वर की बात करें तो ये वैल्यू ज्यादा होगा, और ये वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो c का वैल्यू ज्यादा होगा, और c का वैल्यू अगर ज्यादा होगा ये क्या होगा, नीचे से आएगा। तो नीचे वाला इस टाइप से इसका फिगर होगा। लेकिन टेन थीटा का वैल्यू सेम होने की वजह से दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, क्योंकि स्लोप तो है, स्लोप h बाई ई, और h बाई ई क्या है, h बाई ई, और h आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू तो आपका कांस्टेंट है, और e भी कांस्टेंट है। ये आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। तो ये नीचे वाला जो होगा वो किसके लिए होगा, सिल्वर के लिए। तो ये जो है आपका इक्वेशन v जो है, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, h ये आपका फ्रीक्वेंसी म्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस सी, h बाई ई यहाँ से टेन थीटा हो गया, और v, तो एक तरफ हम v ले रहे हैं और एक तरफ ये ले रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये, तो ये आपका x एक्सिस है, और इधर हम क्या ले रहे हैं, v, यानी कि इधर हम क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ, और ये आपका क्या हो गया, v का मतलब पोटेंशियल। तो पोटेंशियल, अब ध्यान से देखिए, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये आपका हो जाएगा सिल्वर का, और ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम का। लेकिन टेन थीटा दोनों में सेम होने की वजह से दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि टेन थीटा का रेशियो क्या होगा, तो पैरेलल होगा, लेकिन ये c का वैल्यू अलग अलग होने की वजह से, तो ये जो है इतना आपका c का वैल्यू है, आपका आया, ये आपका क्या आया, फाइव ऑफ सोडियम Na डिवाइडेड बाई ई, और ये आपका आ गया फाइव ऑफ सिल्वर Ag बाई ई। तो ये आपका आ गया सिल्वर का, और सिल्वर का वैल्यू ज़्यादा है, तो ये नीचे डेप्थनेस इसका ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं किसका, इधर आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल,
स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये इधर क्या है, एक्स एक्सिस में हम क्या रखें, फ्रीक्वेंसी। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, ग्राफ बहुत सिंपल है। और यहाँ m क्या है, m हमेशा स्लोप रहता है। और वही आपसे पूछा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है कि इसका स्लोप, अगर इसका इक्वेशन होता तो इक्वेशन कुछ ऐसा होता। और ये वाला पार्ट क्या है, सोडियम का है, और सोडियम का वैल्यू थोड़ा कम है तो ये नीचे थोड़ा कम जाएगा। और दोनों के रेशियो पूछा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल क्या है, कांस्टेंट टर्म ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेन थीटा। तो ये आपका, अब समझिए, इसका इक्वेशन ये है और इसका इक्वेशन ये है। तो आपसे पूछा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में उसका फ्रीक्वेंसी है, और दोनों के बीच का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, और लास्ट में तो बेसिक है जो कि आपका रेशियो पूछा है, तो दोनों सेम ही है, तो रेशियो क्या होता है 1:1 हो जाएगा। प्रॉब्लम 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें गिवन है ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, इट्स एक्टिविटी ए एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स activity is capital R are defined as A, that is equal to basically minus dN by dt, and capital R minus dA by dt, where NT is the number of nuclei of time t to radioactive source P means इसका मीन लाइफ, दो चीज आपको दिया हुआ, एक मीन लाइफ आपको दिया होता है और एक क्या दिया होता है, हाफ लाइफ। तो एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसका आपको क्या दिया हुआ है, P, उसका मीन लाइफ आपको टॉ दिया हुआ है, और Q जो है, Q का मीन लाइफ 2 टॉ दिया हुआ है। हैविंग सेम एक्टिविटी एट t = 0, t = 0 मतलब बेसिकली इनिशियली देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, their rate of change of activity t basically equal to 2 tau rp and rq respectively, और दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ n/e। क्योंकि हम इंटीजर टाइप प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपसे वही बेसिकली पूछा है, n का वैल्यू आप बताइए। इसमें दिया क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल इट्स एक्टिविटी a एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एक्टिविटी इज दिस। ए क्या है, उसका रेट है dN/dt, और R क्या दिया हुआ है, R उसका वैल्यू दिया हुआ है किस रेट से वो ब्रेक हो रहा है, तो R that is equal to dA/dt। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है NT is the number of nuclei at t = 0 आफ्टर टाइम t, और आफ्टर t = 0 पे आपको क्या दिया हुआ है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी इज tau t that is equal to 2 tau और rp and rq रिस्पेक्टिवली, और दोनों का रेशियो दिया हुआ है और n का वैल्यू आपसे पूछा है। तो इसमें आपको दिया क्या है, तो r that is basically equal to minus dA/dt, ये आपको दिया हुआ है, और a का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, सो a का वैल्यू आपको दिया हुआ है माइनस dN/dt। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, तो डबल डिफरेंशिएशन, तो R क्या है, वही रेडियो एक्टिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, यानी कि dR/dt। तो dR/dt आपको कितना दे दिया हुआ है, dR/dt। तो dR/dt अगर हम निकालें तो R का वैल्यू ये दिया हुआ है, एक बार और इसके अंदर हम लिखें, और dA/dt dN/dt है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, d2 dN/dt, ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो एक डिफरेंशिएशन यहाँ से, एक डिफरेंशिएशन यहाँ से, तो R का वैल्यू जो कि आपको गिवन था, R बेसिकली इक्वल टू dA/dt, अब इसका वैल्यू, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दें A को N के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं D के अंदर आपका क्या हो जाएगा, dN/dt, और बाकी बाहर क्या चल रहा है, dA/dt। तो एक बार डिफरेंशिएशन इसके साथ, तो एक बार मतलब डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि d2 dN/dt², ये आपका हो जाएगा, और नेगेटिव साइन यहाँ से आ जाएगा। तो दो बार डिफरेंशिएशन,
तो यहाँ से हम इसका वैल्यू अगर लिखें n, तो ये किस रेट से चेंज कर रहा है, ये बेसिकली n नोट e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो ये आपको क्या दिया, इस रेट से ये चेंज कर रहा है। n नोट क्या है, n नोट इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है और ये इस रेट से क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि इसका रेडियो एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली क्या होता है, nt, यानी ये टाइम का फंक्शन होता है। सो nt is a number of nuclei, nt is a number of nuclei at time t, that is basically equal to n नोट e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये आपका है। इसका आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से r का वैल्यू आ जाता है, यानी इसका एक्टिविटी का वैल्यू आता है। तो n का वैल्यू क्या है, तो n बेसिकली इक्वल टू nt जो है n नोट e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। इसका 1 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, n नोट e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वही होता है। अब लैम्डा इंटू टी का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तो नेगेटिव साइन, इसका अगर 1 बार डिफरेंशिएशन करें यानी कि dn बाई dt, तो ये आपका क्या होगा, n नोट e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो 1 बार डिफरेंशिएशन किए, और अगर इसको 1 बार और डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि d2n बाई dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन, तो एक ये जो नेगेटिव साइन आया, तो एक और नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ से एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ई एक्स का डिफरेंशिएशन या ई एक्स का इंटीग्रेशन दोनों का, यानी कि डी ई एक्स बाई डी टी या ई एक्स दोनों सेम ही होता है, ई एक्स ही हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वही हो जाएगा। तो एक लैम्डा पहले से आया था माइनस लैम्डा, एक माइनस लैम्डा फिर वापस आ जाएगा, क्या है, फिर ई टी का डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एन नोट ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, डबल डिफरेंशिएशन। तो आप ऐसा सोचिए कि एक बार डिफरेंशिएशन हम इसका कर रहे हैं और फिर इसका डिफरेंशिएशन, और ए क्या है, तो ए बेसिकली है रेडियो एक्टिव मटेरियल एक्टिविटी। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, d2 बाई डी टी स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर। 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस लैम्डा आएगा, दूसरे बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा फिर वापस से माइनस लैम्डा आएगा, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन दोनों सेम ही आएगा। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एन नोट ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एन नोट इंटू लैम्डा ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू टी नोट को हम बेसिकली लिख सकते हैं ए नोट इंटू लैम्डा ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो ये आपका आ गया नया फंक्शन। नया फंक्शन क्या आ गया, ए नोट लैम्डा इंटू ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। और आपसे टाइम क्या पूछा है, रेडियो एक्टिविटी पूछा है, और टी इक्वल टू 2 टाउ पे पूछा है। और एक दोनों अलग अलग मटेरियल है, एक का मीन लाइफ आपको लैम्डा दिया हुआ है, दूसरे का मीन लाइफ आपको 2 टाउ दिया हुआ, एक का आपको क्या दिया हुआ है, टाउ, और दूसरे का 2 टाउ दिया हुआ, हैविंग सेम एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 0 पर। यानी इनिशियली दोनों का एक्टिविटी सेम है। अब क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 2 टाउ, और दोनों का रेशियो आपसे पूछा है। और ये प्रॉब्लम वैसे भी इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो n का वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। तो डबल डिफरेंशिएशन किए, और डबल डिफरेंशिएशन के बाद आपका रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट आपका कुछ ऐसा आया कि ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, तो d2n बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन किए तो ये लैम्डा स्क्वायर एन नोट ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी पे था। अब लैम्डा इंटू एन नोट को एक नया कांस्टेंट दे दिए जो कि आपका ए है, इंटू लैम्डा ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए नोट लैम्डा ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी।
तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ गया, तो वैल्यू बेसिकली बहुत सिंपल है, तो ये आपका आ गया। तो डबल डिफ्रेंसिएशन किए और यहाँ से वैल्यू आ गया। दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, दोनों का रेशियो यानी आर का वैल्यू, और एग्जैक्टली यही तो आर है। आर क्या है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन किए तो आर यही तो है कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एक्टिविटी, दैट इज बेसिकली आर। एस आर के लिए हम क्या किए, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए, और ए क्या है, एक बार जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आपका क्या आता है, ए आता है, और 2 बार जब डिफ्रेंशिएट किए तो वो आपका आर का वैल्यू आ गया। तो आर का वैल्यू आपका बेसिकली ये आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए नोट। तो ये वैल्यू आपका क्या आ गया, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका आर का वैल्यू यानी इसका एक्टिविटी क्या आया, लैम्डा एन नोट इंटू लैम्डा ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब इसको एक नया कांस्टेंट दे दिए, दैट इज ए नोट इंटू लैम्डा ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब आपको एक्टिविटी तो निकालना है, टाइम क्या है, 2 टॉ। अब ध्यान से देखिए, जब 2 टॉ रखेंगे तो ये तो उसके लिए भी कांस्टेंट है, यानी कि लैम्डा पे अब डिपेंड कर रहा है हर चीज। ए नोट तो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, यानी हर चीज अब लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, यानी इसका जो भी वेवलेंथ होगा उसके। और वही आपसे रेशियो पूछा है, और रेशियो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपसे क्या पूछ रहा है, इसी कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो एक का मीन लाइफ, दोनों का मीन लाइफ आपको दिया हुआ है, और पी का आपको मीन लाइफ आपको कितना दे दिया हुआ है, मीन लाइफ। तो पी का मीन लाइफ आपको टॉ दिया हुआ है, और क्यू का आपको 2 टॉ दिया हुआ है, और आपको एक्टिविटी निकालना है, चेंज ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी। वही आपसे पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी जो कि आर है, उसका वैल्यू आपसे पूछा है, और टाइम क्या दिया हुआ है, 8 टाइम 2 टॉ। इनिशियली दोनों के पास जो एक्टिविटी है वो सेम है। इनिशियली t इक्वल टू 0 जहां रहा है, इसका मतलब इनिशियली t इक्वल टू 0 पे दोनों का एक्टिविटी सेम होगा। अब आपसे पूछ रहा है t इक्वल टू 2 टॉ, इस टाइम के बाद बताइए दोनों का ये जो रेट है वो कितना से चेंज करेगा, और दोनों का लास्ट में रेशियो ही पूछा है कि आप रेशियो ही बताइए। तो अगर हम यहां से वैल्यू निकालें तो आपका क्या होगा, आपसे पूछ रहा है आरपी और आरक्यू का रेशियो। अब ध्यान से देखिए, आरपी और आरक्यू का अगर हम रेशियो यहां से निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा किसका, पी का, और ए नोट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से तो कोई चेंज होगा नहीं, ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यहां भी लिखेंगे ए नोट लैम्डा, और लैम्डा किसका, एग्जैक्टली क्यू का, ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब सारा चीज समझाएं कि ए क्या है, तो ए है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब इसका डिसइंटीग्रेट, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये आपका क्या होता है, ब्रेक करता है, तो उसका रेट जो होता है वो dN/dt, वो आपका ए है। और ए को जो रेट से, ए किस रेट से ये ब्रेक हो रहा है उसे हम आर नाम दिए हैं, और आपसे आर का ही वैल्यू पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, यानी ये किस रेट से चेंज कर रहा है। तो ये ब्रेक कर रहा है dN/dt, और उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किए तो वो जो रेट हुआ उसी को हम क्या नाम दिए हैं, कैपिटल आर। यानी कि हमको डिसइंटीग्रेशन नहीं चाहिए, उसका डबल डिफरेंशिएशन किए, यानी कि उसका रेट चाहिए, रेट का रेट चाहिए, इसीलिए इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किए। हमको क्या चाहिए, हमको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन नहीं चाहिए। ये dN/dt जो है इसी कहते हैं हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन यानी ये जो ब्रेक कर रहा है, इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dN/dt। अब क्या है, आर का वैल्यू dA/dt, यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन, डिसइंटीग्रेशन का भी एक बार डिसइंटीग्रेशन करें, और किसके रिस्पेक्ट में, तो ये आपका सारा खेल चल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में।
तो dn बाई dt है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, यानी कि ये एक्टिविटी का चेंज है, यानी da बाई dt आपसे चाहिए। और टाइम क्या पूछा है, तो टाइम पूछा है t इक्वल टू 2 टॉ पे ये टाइम, तो टाइम इसमें क्या पुट करना है, तो टाइम दैट इज t इक्वल टू 2 टॉ। अब ध्यान से देखिए मीन, अब ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t, nt क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये किस रेट से ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसी को कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई का हम एक बार और डिफरेंशिएशन किया, इन्हें डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी। तो वो आपको निकालना है, कब निकालना है, आफ्टर टाइम 2 टॉ। अब ध्यान देखिए कि अभी हम बात किए थे हाफ लाइफ और ये है आपका मीन लाइफ। तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ में क्या फर्क है, तो जो एवरेज टाइम होता है टी एवरेज, इसी को हम नाम देते हैं मीन लाइफ। अब मीन लाइफ होता क्या है, बेसिकली 1 बाय लैम्डा रेसिप्रोकल ऑफ देयर वेवलेंथ, उसके वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को ही हम मीन लाइफ देते हैं, और इसी को हम एवरेज भी बोलते हैं और इसी को मीन लाइफ बोलते हैं। और यही आपका ln2 बाय लैम्डा हो जाए तो ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ अलग है, मीन लाइफ अलग है, तो दोनों लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये ln/2 यानी ये उसका हाफ हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एवरेज लाइफ या मीन लाइफ, और इसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। तो दोनों में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब दोनों का रेशियो आपसे पूछा है कि इन दोनों का रेशियो, तो ए नोट तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या लिए, लैम्डा इंटू एन नोट, तो ये आपको ए नोट हो गया, ए नोट समथिंग कांस्टेंट है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए नोट है, वो अब ब्रेक कर रहा है, उसका डिसइंटीग्रेशन, वही तो आपसे कह रहा है, रेट ऑफ एक्टिविटी आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछ रहा है, डी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, ये आपसे पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, इसका रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो आपका क्या, ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, यानी कि आर पी बाय बेसिकली आर क्यू पूछा है, और ये ए नोट कांस्टेंट और लैम्डा पी और ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी डिवाइडेड बाय ए नोट इंटू लैम्डा क्यू ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब इसमें हमको टाइम क्या पुट करना है, तो टाइम हमको 2 टॉ पुट करना है, और मीन लाइफ क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ देयर वेवलेंथ, उसी को मीन लाइफ कहते हैं, एवरेज लाइफ कहते हैं, जो भी आप समझिए। और ये जो हाफ लाइफ होता है ये क्या होता है, ln2 log 2 बाय लैम्डा, ये आपका होता है हाफ लाइफ, यानी बेसिकली उसका पूरा का पूरा हाफ जो हो जाता है उसको हाफ लाइफ कहते हैं, इसी को 0.693 बाय लैम्डा कहते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ में आपको फर्क पता चल गया होगा, बस ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा मीन लाइफ के क्या होता है, इनवर्स होता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइफ इज बेसिकली इक्वल टू देयर वेवलेंथ। तो इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो लैम्डा जो होगा पी का, ये नीचे चला जाएगा, क्यू का ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो पी का जो आपको हाफ लाइफ दिया हुआ था वो आपको क्या दिया हुआ था, टॉ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/टॉ, और यहाँ इसका क्या लिखेंगे 1/2 टॉ, ये आपको दिया हुआ है, ये आप लैम्डा का वैल्यू लिख दिए, ई का पावर माइनस लैम्डा, और टाइम क्या चाहिए हमको, तो टाइम आपको दिया हुआ है, तो टाइम आपको दिया हुआ है टॉ, तो टाइम यहाँ लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टाइम यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 टॉ, और लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू बेसिकली यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ई का पावर माइनस लैम्डा, और टॉ और लैम्डा में रिलेशन क्या है, तो टॉ एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, टाइम का वैल्यू आप 2 टॉ रखेंगे, और यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, तो ये ई
पी का और यहाँ पे लैम्डा क्यू का और यहाँ पे 2 टॉ रखेंगे। तो यहाँ से आपका वैल्यू बहुत क्लियर आपका हो गया कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, टॉ से टॉ कैंसिल, 2/1 आ जाएगा इधर से और यहाँ से रेशियो आपका क्या आ जाएगा ई का पावर पी। तो पी का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, तो ई पी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये आपको टॉ दिया हुआ है और एक का कितना दे दिया हुआ, एक का 2 टॉ दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालें तो आपका क्या आ जाएगा ई का पावर, तो यहाँ टाइम के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2 टॉ और यहाँ से लैम्डा पी, और लैम्डा पी अगर आपको चाहिए पी का तो वो आपका क्या हो जाता है 1 ई का पावर 1 आपका क्या हो जाएगा पी का टॉ दिया हुआ है और यहाँ पे 2 टॉ डिवाइडेड बाय ई का पावर 1/2 टॉ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टॉ ही है। तो टॉ से टॉ कैंसिल, यहाँ से टॉ कैंसिल आ गया और आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 तो आ ही गया है 2/1 और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ई का पावर -2 हो जाएगा और यहाँ से तो सारा कैंसिल हो जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा 1 और ई का पावर 1 यहाँ पे, तो ये आपका -1 और ये आपका -2 तो ऊपर जाएगा तो +1 ये हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया 2/1 ई का पावर -1, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2/e आ जाएगा। तो ये आपका रेशियो क्या आ गया 2/e के बराबर, यानी Rp/RQ ये आपका क्या आ जाएगा 2/e के बराबर। सो n इज बेसिकली इक्वल टू 2। वैसे भी ये प्रॉब्लम आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था। तो ध्यान से देखिए टाइम का वैल्यू हम क्या रखें 2 टॉ दोनों जगह रखें 2 टॉ और इसका लैम्डा पी जो होगा ये क्या हो जाता है, इसका गिवन है आपको कि पी का जो मीन लाइफ जो होता है वो उसके लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पी का आपको मीन लाइफ कितना दिया हुआ था, तो पी का आपको टॉ दिया हुआ था और लैम्डा इसका आपको क्या दिया हुआ था मीन लाइफ, इसका क्यू दिया, इसका 2 टॉ दिया हुआ था। तो एक का टॉ रखें, एक का 2 टॉ और लैम्डा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था तो 1/λ/p दैट इज टॉ, यानी ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है 1 तो यहाँ से टॉ कैंसिल हो गया तो ई पावर -1 आया, ये ऊपर गया तो ये आपका 2/e आ गया। तो बेसिकली क्या है आपको मीन लाइफ जो होता है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्डा पी क्या हो जाएगा 1/टॉ। अब यहाँ लैम्डा क्यू क्या हो जाएगा 1/2 टॉ, क्योंकि ये जो मीन लाइफ होता है एक दूसरे का क्या हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टॉ। तो टॉ पी निकालना है तो मीन लाइफ उसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है और पी का आपको मीन लाइफ दिया हुआ था टॉ और आपको लैम्डा पी चाहिए तो 1/टॉ और यहाँ से आपका ब्रेक हुआ, यहाँ 2 टॉ हो गया, नीचे से टॉ हो गया, दोनों सेम हो गया और यहाँ से आपका क्या 2/e। हालांकि ये प्रॉब्लम आपसे इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था। सो बेसिकली n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2। सो 2 इज योर राइट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ n, तो n क्या है आपका 2 हो गया। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब था और कंसेप्ट इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आज हम किए हैं और भी हम प्रॉब्लम हम इस मॉडर्न फिजिक्स के सीरीज में जल्दी हम इसको खत्म करने का कोशिश करेंगे।